दूसरा जो स्केल है मूल्यांकन स्केल। इस स्केल के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दैट इज सिंपली द आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 होता है। इस स्केल के अकॉर्डिंग यही ध्यान रखें। उसके बाद लिखे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहला लिखे एप्लीकेशंस में दैट इज नोमेनक्लेचर कोवेलेंट नोमेनक्लेचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हेडिंग दे दीजिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। nomenclature of covalent compound। nomenclature of covalent compound। अगर कोवेलेंट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखना है तो क्या करते हैं देखिए। जैसे आपको पता होगा ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का नाम लिखना बहुत आसान है। मेटल्स का नाम लिखते हैं और फिर नॉन मेटल्स का नाम लिखते हैं। जैसे सोडियम और ये क्लोराइड हो जाता है। तो इसी तरह जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं आपको पता होगा कोवेलेंट कंपाउंड इज मेनली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के बीच फॉर्म होता है तो उसमें हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर इसका करते हैं ये ध्यान रखिएगा। जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लास्ट में सफिक्स जो उसका होगा ना ऐसे लिख देता हूँ इट इज रिटेन लास्ट विथ सफिक्स IDE। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा इट इज रिटेन फर्स्ट विथ सफिक्स इट इज रिटेन फर्स्ट ओनली इट इज रिटेन फर्स्ट। जैसे अगर नाम को लिखना है आपको पता होगा PCl3 तो आपको पता है कि फोस्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहले फोस्फोरस का नाम लिखेंगे फोस्फोरस ट्राई 3 है मतलब ट्राई और ये क्या हो जाएगा क्लोराइड ID लगाना है यहाँ पर। जैसे अगर ऐसा रहता है XiCl3 तो इसका क्या नाम हो जाएगा ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड। हाँ आयोडीन ट्राइक्लोराइड। हाँ तो पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला का लिखना है दैट इज आयोडीन ट्राइक्लोराइड। अगर PCl अगर ऐसा रहता Br3 रहता तो इसको हम लोग बोल देते हैं आयोडीन ट्राइब्रोमाइड। सो इस तरह हम लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर नॉलेज है तो ये सब का नाम भी लिख सकते हैं। उसका आगे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है दूसरा एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो इसका भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेल्प से निकाल लेते हैं। पहले उसके पहले एक पॉइंट लिखिएगा लिखिए नीदर एनी बॉन्ड लिखिएगा नीदर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक neither any bond
any bond is 100% ionic. Neither any bond is 100% ionic or 100% covalent. 100% covalent. तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवैलेंट है, ना तो 100% आयनिक है। जैसे हम लोग बोलते हैं NaCl क्या है? NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि इस NaCl में 100% आयनिक कैरेक्टर्स होगा। इसमें हाँ 50 से ज्यादा परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा और 50 से कम परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर्स होगा। इसलिए इसको ओवरऑल हम लोग आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। तो कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो कि 100% कोवैलेंट है और 100% आयनिक है। तो अगर किसी बॉन्ड में अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज क्या? 16 डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा एक्स का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। इसको लिखो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे। 16 हाँ 16 डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मोड लगा दीजिएगा, कभी ये सब नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। तो ये परसेंटेज किसी भी कंपाउंड में अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे क्वेश्चन से लिखिए, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड। HF बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालिए। HF बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालिए। ये तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 4 होता है और इसका 2.1 होता है। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1.9। तो अब उसके बाद वो फॉर्मूला में लगकर बताएं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है।
निकाल लिया? हाँ सर। सबका निकल गया? अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास होता है वो ओनली टीचर को बोलने वाला क्लास होता है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। तो अभी हम पूछा कि हो गया, तो एक लड़का मात्र बोलता है कि हाँ सर हो गया। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। कितना बट सर ऑनलाइन परसेंटेज क्लास आएंगे? अच्छा नहीं है। नहीं, वो पता है, ऑनलाइन क्लास काम चलाओ। हाँ सर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर्स, तो ये कितना है बताओ? 43। 33%। सबका 33% ही आया? 33%। सर 43। 43। अच्छा 43। तो देखो, इसमें हम जानते हैं कि HF एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है, क्यों कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं? क्योंकि इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर 50 से ज्यादा है। इसमें हम प्योर ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये 100% कोवेलेंट नहीं है। इसमें आयनिक कैरेक्टर भी आपने निकाला कि 43% है। कोवेलेंट कैरेक्टर हाँ 50 से ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते थे। इसमें ओनली कोवेलेंट कैरेक्टर्स है। तो कल आप लोग नीट एग्जाम है ना? नीट एग्जाम कल 12 तारीख है ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ नीट सर। एग्जाम। अच्छा, तो दे रहा है नीट एग्जाम? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलो, चलो अच्छा है। हाँ सर। तो अच्छा से दीजिए नीट एग्जाम, क्या पता इसी बार हो जाए तो आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो एक चीज और यहाँ पर नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में लिखिए, नोट में ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट। क्या पॉइंट है? क्या? अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखिएगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर लेस देन 1.7 है तो हमेशा क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रेटर देन, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। चलो ये लिख दो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ग्रेटर देन 1.7 है तो आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिख देता हूं, एक्सेप्शन दैट इज HF। आपको पता है HF के अंदर मेनली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसमें डेल्टा एक्स कितना आया था? डेल्टा एक्स निकाले थे तो 1.9 आया था। 1.9 के अकॉर्डिंग ये इसमें इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, समझ रहा है? इसलिए डेल्टा एक्स इसमें 1.9 होता है और ये कोवेलेंट कंपाउंड, इसका एक्सेप्शन लिख दिया, ये ध्यान रखिए। जनरली जनरली आपको पता होगा क्यों ऐसे हो रहा है। अगर ये याद नहीं रहा लेस देन ग्रेटर देन, तो कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे? देखो, जैसे आपको पता होगा कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड ले लेता हूँ, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जैसे है आपका HCl ही है, तो HCl में देखोगे इसका, ये दोनों दोनों देखोगे कि नॉन मेटल्स है, मतलब इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होता है, इसका 2.1 होता है। बट जो आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे NaCl बोल दिया, तो NaCl में एक नॉन मेटल है और मेटल्स है। नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होता है और मेटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, इसलिए जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस ज्यादा आ जाता है। क्या वाला समझे? कि ये जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल्स होता है, और मेटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होता है, नॉन मेटल का हाई होता है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस ना हाई आता है। बट यहाँ पर दोनों नॉन मेटल टाइप का रहेगा, तो इसलिए डिफरेंस जो होगा, नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होता है
और इसलिए डिफरेंस जो होगा लेस होगा, इसलिए लेस देन 1.7 होता है तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, और ग्रेटर देन होता है तो आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन लिखें, स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड, ऑफ ए बॉन्ड। इसमें लिखिए हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कॉमा, higher is the electronegativity difference, comma, more stronger will be the bond, more stronger will be the bond, more stronger will be the bond। जैसे देखिए ये HF है, HCl है, HBr है, will be the bond, will be the bond। अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है किसका ज्यादा होगा तो क्या करेंगे बताओ, अब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोविटी निकालो सबका, किसका जैसे 2.1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 2.1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2.1 होता है, ये 2.8 होता है, 2.1 होता है, 2.5 होता है, तो सबका डिफरेंस निकाल लो, जिसमें ज्यादा डिफरेंस मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। क्या करना है? पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ 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 जी जी। तो इसमें जो डिफरेंस आया था कितना आया था, दैट इज 1.9 का, इसमें 0.9 का, इसमें 0.5 का, और इसमें 0.4 का। तो इसके बेसिस पर हम लोग ऐसा बोल, 7 होगा। अच्छा कौन वाला ये थर्ड वाला हाँ 0.7 चौथा एप्लीकेशन, चौथा एप्लीकेशन ये लिख लो, चौथा एप्लीकेशन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेटल्स का ना, मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नॉन मेटल्स का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। पांचवा एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, मेटल्स का जनरली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और नॉन मेटल्स का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड मेटल्स है, राइट साइड नॉन मेटल्स मोस्टली है,
तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए लेफ्ट साइड वाला मेटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। लिखिए नेचर ऑफ एओएच टाइप ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ एओएच टाइप ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ एओएच टाइप ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ एओएच टाइप ऑफ बॉन्ड। देखो AOH टाइप बॉन्ड है, AOH टाइप। अगर ये ऐसा हो गया, देखो अगर इसके बीच वाला बॉन्ड टूट गया तो ये क्या होगा, बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। और इस केस में ए देखोगे ना, मेनली आपका मेटल्स होगा, मेटल्स होगा, जैसे NaOH मेटल होगा। और या हम लोग बोलते हैं पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट केटायन होगा, पॉलीवैलेंट केटायन होगा। इसी तरह जैसे एग्जांपल दो आपका, ये क्या NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह बहुत सारा तमाम एग्जांपल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ AOH रहा, AOH टाइप का बॉन्ड है, ऐसा हो गया AO माइनस प्लस H प्लस, तो ये जो होगा ना बेसिक, ये एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और यहाँ पर A जो होगा ना वो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेनली नॉन मेटल्स होगा ये। जैसे एग्जांपल आप दे दो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे क्या एग्जांपल दो इसका, मेटल्स ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये BOH3, BOH3, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, एक दो देख के बता देता हूँ, रुक जाओ। जैसे जैसे आपका और एग्जांपल HNO2, HNO2 इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, NOOH टाइप का ऐसे लिख देगा वो, OH आप ऐसा इस टाइप का फॉर्मेशन को। ये तो बता ही दिया, बेसिकली ये क्या है, बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड बोलते हैं, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड मोनोवैलेंट है या ट्राइवैलेंट? बोरिक एसिड इज मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट, ट्राइवैलेंट? मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट। इट लुक्स लाइक ट्राइवैलेंट बट इट इज एक्चुअली मोनोवैलेंट। और वो भी अपना H प्लस नहीं देता, वाटर का H प्लस देता है। वो यही ले लेता है और वो हाइड्रोजन छोड़ हाँ। जाते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल हाँ से। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखिएगा। ये जो AOH है, AOH है जो AOH है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.5 होता है, और इसका 2.1 होता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है बताओ, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9, 1.4 का 1.4 ना, 4 सर। और 5, हाँ 1.4 का। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मान लेता हूँ XA है, तो इन दोनों का डिफरेंस मान लेता हूँ, ये जो डेल्टा X है दैट इज मोड ऑफ XA माइनस 3.5, ऐसा मान लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आपका डेल्टा X का वैल्यू, ये जो डेल्टा X है इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1.4 होगा,
ये जो डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1.4 होगा तो हम लोग बोलेंगे ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है। क्या? AO बॉन्ड इज मोर पोलर, पोलर। और ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होने के कारण आसानी से टूट जाएगा। मतलब इस केस में जो AOH होगा ना, कैसे टूटेगा? AOH A प्लस OH माइनस। और ये किस तरह काम करेगा? ये बेस की तरह काम करेगा। दूसरा ध्यान रखना है, अगर डेल्टा एक्स अगर लेस देन 1.4 होगा तो हम लोग बोलेंगे OH बॉन्ड इज मोर पोलर। और मोर पोलर होने के कारण वो आसानी से टूट जाए। सही है ना? इस कारण क्या होगा, ये जो AOH होगा इस केस में ये आपका AO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और इस केस में ये एसिड की तरह काम करेगा। सर हाँ सर वो फास्ट वाला एक बार बता दे, OH वाला। वो अच्छा, सर मेरा ये कट वाला गया था। कौन फर्स्ट वाला? ये ऊपर वाला? हाँ वो सर क्या है? हाँ ये मैं बोला ना, देखो ये AOH है, इसका हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 होता है और इसका 2.5 होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, ये आपका 1.4 आता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू मान लिया XA है। इन दोनों को जो डिफरेंस है ये इसको बोल दिया डेल्टा एक्स है। और डेल्टा एक्स का दैट इज मोड ऑफ XA माइनस 3.5। अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1.4 होगा तो हम बोलेंगे ये जो A बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाएगा और ये A प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा। अगर अगर ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो क्या ये इधर इधर से बीच टूट जाएगा और AO माइनस और H प्लस में टूटेगा और ये एसिड की तरह काम करेगा। हेलो सर। हाँ हाँ सर आपने बोला तो जिस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो फिर अगर AO और OH के हाँ ये भीतर ज्यादा ज्यादा पोलरिटी डेवलप हो गया है ना। हाँ पोलरिटी डेवलप हो गया तो उसको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। ये मतलब कहने का मतलब AO के बीच ना आयनिक करेक्टर आ गया है टाइप का, इसलिए वो अलग होना चाह रहा है। हाँ बट बिल्कुल, वहां उसका पर तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो तो स्ट्रांग बॉन्ड है ना। वो वाला कंसेप्ट जो होगा ना हाइड्रा एसिड में लगाना, हाइड्रा एसिड में। ठीक, वो जो बताया था ना, बिल्कुल बिल्कुल कहना है वो हाइड्रा एसिड में लगाना उस तरफ। वो हाइड्रा एसिड का ना, हाइड्रा एसिड का इसको समझाने का बहुत सारा तरीका है। एक एक कंसेप्ट तो आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाँ अगर सर। दूसरा तरीका से समझना है तो आगे बॉन्डिंग के टर्म्स में समझाऊंगा। ये 1s और ये 2p के बीच ओवरलैपिंग है तो ये इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर बताऊंगा ये 1s और ये 6p के बीच ओवरलैपिंग है तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। तो चलो ये जो कॉन्सेप्ट बताया, हाँ उसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल आपका कहना सही है कि अगर उसके अकॉर्डिंग बोलोगे सर इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो ये तो स्ट्रांग होना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल आपका हाँ सर। कहना सही है। तो वो वाला कंसेप्ट ना हाइड्रा एसिड पर लगाइएगा, यहाँ पर नहीं ओके चलेगा। ओके सर। यहाँ पर ऐसे सोचना है कि ये ज्यादा पोलर होने के कारण ना ये अलग होना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड।
नेचर ऑफ ऑक्साइड में सबसे पहले लिखना है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, देखिए ऑक्साइड विच react with base and form oxy acid on reactions with water, ये पॉइंट भी नीचे लिख लेना है कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, Sir, एसिडिक ऑक्साइड oxide which react with base हाँ, and base and form oxy acid on reactions with water. Acidic oxide are basic, acidic oxide are ऐसे लिखना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड। सबसे पहले ये समझना है कि ऑक्सी एसिड क्या होता है। ऑक्सी एसिड होता है और एक हाइड्रा एसिड होता है, हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड में ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोजन होगा और एक नॉन मेटल्स होगा। हाइड्रा एसिड हाइड्रोजन के साथ साथ एक नॉन मेटल्स होगा, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और साथ साथ एक नॉन मेटल्स होगा। दैट इज ऑक्सी एसिड। जैसे बहुत सारा ऑक्सी एसिड है, H2SO4, इसमें देख सकते हो नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से। H2CO3, इसमें देख सकते हो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये सब ऑक्सी एसिड है और ये हाइड्रा एसिड है। तो क्या सर बोला यही गया, वाला कॉन्सेप्ट, हाइड्रा एसिड वाला कॉन्सेप्ट भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का कारण स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड। हाँ ज्यादा होने, हाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा। ये हाइड्रा एसिड बोल रहा था कि डिफरेंस, जितना डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही ये बॉन्ड मजबूत होगा। तो बट बोल सर रहा था ऑक्सी एसिड में कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ऑक्सी एसिड में ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये ऑक्सी एसिड में नहीं होगा, बिल्कुल ऑक्सी एसिड में नहीं होगा। ये अभी थोड़ा देर पहले तो ऊपर सर लिखा था ना इधर, ऑक्सी एसिड में क्या वो वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाता तो कैसे दिखाऊंगा कुछ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ है। क्या ऑक्सीजन में नहीं होगा तो सर बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे, कौन तरीका से मैं निकालूं। हाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ आगे बताएंगे ना, अभी तो शुरुआत ही है, अभी बॉन्डिंग में गए कहाँ है वो, समझा, अभी शुरुआत है। अभी तो ये सब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ये धीरे धीरे ला रहे हैं। अभी जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जाओगे ना, तो सब चीज कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेरिजन करते हैं, कैसे बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन करते हैं, ये सब सीख जाओगे सब, समझा। ठीक है अभी तो सर। थोड़ा थोड़ा ये सब कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर ये केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे तो और डिटेल्स में पढ़ेंगे चीजें के बारे में, कैसे ओवरलैपिंग होता है, क्या होता है, कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन वो बॉन्ड वीक होगा, ये सब देखेंगे उसमें। चलो तो ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, उसकी और देखिए क्या बोला गया। देखिए ये जो ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बेस, जैसे देखो H2SO4 ये क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये बेस के साथ रिएक्ट किया, ये एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्ट किया, क्या बना देगा, दैट इज सोडियम सल्फेट बना देगा और प्लस H2। H2 ये क्या है, दैट इज ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर।
एक चीज अभी से बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा, मतलब यहाँ पर ये +4 में है, तो वही ऑक्सीड एसिड बनाएगा जिसमें वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो ये क्या बनाएगा बताओ, H2SO3 बनाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये +4 में है। इसी तरह मान लो कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को सर पानी में एक बार डालूंगा तो फिर क्या से होगा? बता दीजिए, मेरे नेटवर्क की वजह से आपका बात सुनाई नहीं दे रहा, वो फिर से SO2 + H2। हाँ, ये बोला ना कि जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे उसको पानी में डालने पर सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में ये +4 है, तो ये जो ऑक्सी एसिड बनाएगा उसमें ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे ये भी +4 में है, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनेगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड। अगर इसी तरह बताओ, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा तो कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? हाँ, H2SO4 H2SO4। +6 वाला। इसी तरह अगर बताओ ऐसा हो P4O10 को पानी में डाल दूंगा तो क्या होगा बताओ, कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? यहाँ पर बताओ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO4। ये क्या है? H3PO4। हाँ, यहाँ पर फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन नंबर, तो +5 का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज H3PO4, और ये +5 वाला। यहाँ पर 4 फास्फोरस है तो यहाँ पर 4 देना पड़ेगा, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 6 देना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लो हम, आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बेसिकली H2O5 डायमेराइज हो जाता है किसमें? P4O10 में, ये डायमर बना लेता है। इसी तरह ये भी ध्यान रखना, P2O3 डायमेराइज हो जाता है किसमें? P4O6 में डायमर है। हाँ, तो ये भी बात ध्यान रखना, कहीं पर लिख लीजिए। इसमें ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर में है और इसमें ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। यहाँ पर भी सेम होगा, ये +5 में और ये +3 में। इसी तरह अगर P4O6 को हम पानी में डालेंगे तो ये भी डायमराइज हो जाएगा, सॉरी ऑक्सी H3PO4 PO3 बनाएगा। देखोगे यहाँ पर ये +3 में है तो ये भी यहाँ पर +3 में है। 4 फास्फोरस है तो यहाँ पर 6 देना पड़ेगा। तो आपको ये अभी से ध्यान रखना है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सर वो ऑक्सी एसिड के साथ बेस में रिएक्ट करने के बाद वो हर एक तरीका से ऑक्सी एसिड ही बनाएगा। ऑक्सी एसिड का बेस में डालने पर, हाँ, सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये बेसिकली क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गया ना। अगर मान लो कि ऐसा होता, देखो देखो ऐसे ऐसे सब, अगर मैं CO2 को पानी में डालता तो क्या होता, CO2 को अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाता तो क्या होता, CO2 को अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाता तो क्या होता बताओ। देखो ऐसे समझो, ऐसे देखो, ऐसे रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन धीरे धीरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना है आपको। तो कैसे कैसे इसको अप्रोच करेंगे, समझो इसको। इसका ऑक्सी एसिड बनाओ, बताओ हमको, इसका ऑक्सी एसिड कौन सा है? H2CO3। H2CO3 है ना, यही ऑक्सी एसिड। हाँ, तो देखो आप क्या करोगे, हमेशा बेस का केटाइन लोगे और एसिड का एनाइन लोगे, क्या फॉर्म कर देंगे, ये क्या फॉर्म कर देंगे, देखो यहाँ पर दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर देंगे, हो गया। यहाँ पर 2 देना पड़ेगा और फिर प्लस क्या, प्लस पानी नहीं लिखेंगे, प्लस पानी लिखेंगे अगर वाटर लिख दिए हैं। रुको रुको, पहले हाइड्रोजन्स नहीं, यहाँ पर ऊपर बता, यही रिएक्शन।
बेसिकली इसको पानी में हम डालें तो ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो क्या करना है, इसका केटायन और इसका एनायन लेकर सॉल्ट बना दो, और प्लस वाटर बना दो। तो देखो इधर कितना वाटर हो गया, ये क्या होगा, ये 2H प्लस दिया होगा, 2H प्लस दिया होगा ना। अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये 2H प्लस दिया होगा, और ये 2OH माइनस दिया होगा। कितना पानी बनना चाहिए बताओ, कितना पानी बनना चाहिए? 2 पानी बनना चाहिए, 2H2O। हाँ 2 पानी बनना चाहिए। और एक पानी आप एक्स्ट्रा लिए हो ना, तो इस पानी से इस पानी का कैंसिल करोगे ना, एक पानी, मतलब फाइनल रिएक्शंस क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पानी में डालेंगे, NaOH में डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या ये समझ में आता है बताओ? रिएक्शंस बैलेंस है क्या? हाँ रिएक्शंस बैलेंस है, देखो 2, और ये कार्बोनेट एक ऑक्सीजन यहाँ से समझ लो ले लिया, और H2O। समझ में आया? ये सब रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि ये बताओ कि अगर हम SO2 को NaOH में डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, बताओ, लिख सकते हो? हाँ सर। सर। तो NaOH indirectly Na2SO3 Sorry. plus H2O। हाँ Na2SO3 हाँ plus NO, H2O। तो आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा, इसका ऑक्सी एसिड पता है, इसको पानी में डालेंगे तो कौन सा ऑक्सी एसिड बनाएगा, दैट इज H2SO3, SO3। H2SO3। सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड। क्या करना है, बेस का केटायन और इसका एनायन लेकर सॉल्ट बनाओ, सॉल्ट बना दिए, इसको 2 लेना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करना है, देखो ये 2OH माइनस दे रहा है, ये 2H प्लस दे रहा है, तो कितना होना चाहिए, 2 पानी होना चाहिए। एक पानी से एक पानी उड़ाओ, क्या हो गया, सोडियम की क्या बोलेंगे, सल्फाइड और प्लस वाटर। समझ गया कैसे लिखना है? हाँ सर। तो अभी आपने क्या देखा कि अगर हम एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और एसिड जो होता है, ऑक्साइड्स ऑफ जो नॉन मेटल्स होता है दैट रिएक्ट विथ बेस, और उसको पानी में डालने पर ऑक्सी एसिड बनाता है। इसी तरह दूसरा लिखना है, दैट इज बेसिक ऑक्साइड। सर हाँ बोलो। सर आपने तो लिखा है ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म ऑक्सी एसिड ऑन रिएक्टिंग विद H2O। वो तो ऑक्सी हाँ, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, ऑक्साइड कहाँ बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है? अरे यार ऑक्साइड को भी तो रिएक्ट करवाया, देखो जो जैसे वो भी देखना है, CO2 देखो। वाला और SO3 वाला। हाँ ये ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड हाँ को NH के साथ रिएक्शन करवाया, हाँ तो सर। प्रोडक्ट तो लिखा था, हाँ ये भी तो करवाया है। अगर ये भी हम लिख देंगे बच्चे तो ये भी गलत होगा क्या? इसका भी तो प्रोडक्ट बना सकते हो आप। हाँ सर। तो दोनों, या तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स हो, या तो ऑक्सी एसिड हो, दोनों बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाएगा। हाँ समझा? सर। हाँ बट ये ऊपर वाला देखो, नीचे वाला रिएक्शन तुरंत लिख दोगे, ऊपर वाला रिएक्शन में लिखने में थोड़ा तकलीफ होती है, समझ रहे हो? ये रिएक्शन, ये ऊपर वाला रिएक्शन लिखने में तकलीफ होती है, बट मैं अभी जो समझा दिया जिस तरीका से, कि हम जानते हैं किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर हमेशा ऑक्सी एसिड, इमेजिन करो आप कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, और उससे तो अगर आपको ऑक्सी एसिड दिखा, बेस दिखा, तुरंत सॉल्ट और वाटर बना दोगे। उसके बाद लिखिए ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स ऑक्साइड which react with oxide which react with acid and form base on reactions with water, on reactions with water reactions with water। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड।
क्या बोला गया? ऑक्साइड्स, ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ, क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? ये बेस है और ये एसिड है, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और प्लस H2O हो जाएगा। इसी मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने पर क्या बन जाएगा? 2NaOH बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा। टू NaOH बन जाएगा। एक पॉइंट इसी में लिख लेना है, आप जो बोल रहा हूँ लिखिए पॉइंट। सर हाँ बोलो। सर इस रिएक्शन में और कोई हाइड्रोजन जल हाइड्रोजन वाटर नहीं होगा? किसमें किसमें? लास्ट सेकंड वाला? हाँ सेकंड वाला में हाइड्रोजन वाटर कहाँ होगा? देखो तो बैलेंस है, देखो ना, वो तो बैलेंस है। हाँ इसमें इसमें कहाँ वाटर वगैरह कहाँ होगा? वो तो ऑलरेडी नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हायर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 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 higher is the percentage of oxygens or higher is the oxidation number of element, or higher is the oxidation number of element, comma, more will be acidic strength, more will be acidic strength। ऑक्सीडेशन नंबर की बात सर? हाँ, more comma, more will be acidic strength, more will be acidic strength। मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोलना चाह रहा हूँ समझिए इसको। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, N2O3 और N2O5, तो क्या बोलोगे बताओ? किसमें एसिडिक N2O5 स्ट्रेंथ का ज्यादा? ज्यादा होगा। N2O5 का ज्यादा एसिडिक होगा। स्ट्रेंथ ज्यादा। क्योंकि देखो दो ऑक्सीजन के लिए दो नाइट्रोजन के लिए 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन के लिए 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर परसेंटेज ऑक्सीजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में सोचो, ये तो +3 और ये +5, समझा? इसी तरह और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, CrO3 और Cr, ये +6 वाला हो जाएगा ना, Cr2O3। हाँ, इसमें बताओ। CrO3 का ज्यादा होगा। CrO3 का ज्यादा होगा। CrO3, देखो एक चीज ध्यान रखना कि जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, क्या बोला? मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड होते हैं ना। हाँ सर। हाँ तो ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है, ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है। हाँ सर। हाँ मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये तो बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए। बट ये ध्यान रखना हाँ। है, CrO3 although it is a metallic oxide but it is acidic oxide। इसमें परसेंटेज क्या बोलता हूँ, इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ये ध्यान रखना
कि अगर हम CrO3 को पानी में डाल लेंगे तो क्या होता है ना, ये corresponding ऑक्सी एसिड बनाता है। ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, ऑल्दो इट इज ए मेटालिक ऑक्साइड, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है और क्या बनाता है, H2CrO4 बनाता है। ये +6, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड बोलते हैं, क्रोमिक एसिड बोलते हैं, ऑक्सी एसिड बनाता है। ये एसिडिक ऑक्साइड है। एक लास्ट देख लीजिएगा एग्जाम्पल, ये ध्यान रखिएगा, MnO है, Mn2O3 है, MnO3 है और Mn2O7 है। इसमें बताओ किसमें आयनिक एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो ये Mn2O7 ऐसा, Mn2O7 ये +7 में, ये +6 में, ये +3 में और ये +2 में। ये दोनों ऑल्दो इट इज ए मेटालिक ऑक्साइड बट इसमें एसिडिक ऑक्साइड है। ये दोनों आपका एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि अगर हम MnO3 को पानी में डालते हैं तो ये क्या बनाता है, HMnO3, HMnO3, H2MnO3, H2MnO4 नहीं, H2MnO4, हाँ H2MnO4, इसको मैग्निक एसिड बोलते हैं। मैग्निक एसिड नाम देते हैं, मैग्निक एसिड बोलते हैं इसका। हाँ, इसको मैग्निक एसिड बोलते हैं, मैग्निक एसिड। और एक इसको क्या बोलते हैं, मैग्निक एसिड, नाम लिख लीजिए, मैग्निक एसिड। इट इज ए ऑक्सी एसिड। इसी तरह Mn2O7 को पानी में डालने पर ये क्या होता है, परमैग्निक एसिड बनाता है, परमैग्निक एसिड बनाता है। सेम ऑक्सीडेशन नंबर +6 वाला है, यहाँ पर देखोगे +7 वाला। सर हाँ सर ओ MnO एंड Mn2O3 वो दो बेसिक ऑक्साइड है। हाँ, बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए, बेसिक ऑक्साइड, ओके, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड है जनरली बेसिक इन नेचर, बट मेटल ऑक्साइड होते हुए भी ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसको पानी में डालने पर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बना रहा है और इसमें एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, समझा? तो सर ये वो तीनों MnO नहीं, MnO, Mn2O3 they are basic oxide, okay, but MnO3 and Mn2O7 are acidic oxide, although it is a metal oxide but it is acidic oxide, okay. सर पर उसमें तो एसिडिक नेचर है MnO एंड Mn2O3 में। हाँ, कम है यार, कम है, उन दोनों में बहुत ज्यादा हो जाता है। ओ उन दोनों में, तो ये तीनों ध्यान हाँ रखना है, MnO3 और Mn2O7 और एक CrO3, ये तीनों मेटल ऑक्साइड होते हुए भी एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसको पानी में डालने पर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनाता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।